हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साइंस ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के बारे में। एक एक करके अपने एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान क्या होगा। तो अपने को पता है कि डिग्री सेल्सियस की अगर कोई वैल्यू अपने को दे रखी होती है उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अपन 273 ऐड करते हैं। तो 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा 298 केल्विन, जो कि बी में दे रखा है। दूसरा प्रश्न इसमें है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। यानी कि जो जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर किसकी तरह व्यवहार करता है, वो बर्फ़ बन जाता है और वो ठोस की तरह काम करता है। तो जो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इसमें इमल्जन का उदाहरण है, यानी जो एक तरह का एक विलेन होता है। तो ये कह रहे हैं इमल्जन का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन इसमें दे रहेगा स्पंज, दूसरा दे रहेगा दूध, तीसरा दे रहेगा जेली और चौथा दे रहेगा पनीर। तो इमल्जन पूछ रहा है ना, तो इमल्जन का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा दूध। ओके स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन है ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या है। यानी जो ऑक्सीजन गैस होती है, अब क्योंकि गैस तो बहुत हल्की होती है तो इसका जो क्वथनांक मान होता है ऑक्सीजन के लिए वो होता है -183 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। HNO3 को अपन क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं अपने को, 3 हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके स्टूडेंट्स। छठा क्वेश्चन है बहुपरमाणु सल्फेट आयन का संकेत क्या होता है। यानी जो सल्फेट आयन का संकेत पूछ रहा है ये। पहला ऑप्शन इसमें है S-2, दूसरा है SO3-2, तीसरा सी ऑप्शन है इसमें SO4-2 और चौथा ऑप्शन डी है SO3-3। तो सल्फेट ग्रुप का फॉर्मूला जो होता है वो SO4-2 होता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। अब इसमें इसने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 1-2-8, दूसरा है 2-8-1, तीसरा है 8-2-1 और चौथा है 2-8-2। अब इसने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है वो कोश या कक्ष के हिसाब से दे रखा है। मतलब के में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अपने को पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। और इसमें के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल कोष में 8 जाएंगे और एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 8 और 1। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो कैल्शियम जो है अपने को पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है। तो इसका तो सीधा ही आंसर हो जाएगा 20, डी ऑप्शन। अगला है 9वां प्रश्न कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। कि जो कोशिका होती है उसको भी संबंधित कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आवश्यक जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोवाइड होती है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है इसके अंदर डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। यानी जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका जो क्रियात्मक खंड कौन सा होता है। तो इसके क्रियात्मक खंड को अपन क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें गुणसूत्र, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रोमियर, तीसरा ऑप्शन है जीन, चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को अपन क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स। 11वां क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 11वां प्रश्न है जीवधारियों में खाली स्थान हेतु नई कोशिकाएं बनती है। यानी जीवधारियों के अंदर नई कोशिकाएं कब बनती हैं, तो उनके अंदर वृद्धि होने के लिए। जीवों में वृद्धि तभी होगी जब पुरानी कोशिकाएं टूटेगी और नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। 12वां प्रश्न है अमीबा खालिस्तान जीव है। यानी जो अमीबा होता है वो किस प्रकार का जीव होता है। तो अपने को पता है कि जो अमीबा है वो एक कोशिक जीव होता है। तो यहाँ पर खालिस्तान में जाएगा एक कोशिक। 13वां प्रश्न है खालिस्तान में चालनी नलिका पाई जाती है। अब ये चालनी नलिका की बात कर रहा है, यानी ये जटिल स्थायी ऊतक की बात कर रहा है। तो अब इसमें जो चालनी नलिकाएं होती है वो किस में होती है, वो फ्लोएम में होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम।
फ्लोएम। अगला प्रश्न है 14, रक्त एक प्रकार का खालिस्तान ऊतक है, यानी जो रक्त होता है वो किस प्रकार का ऊतक होता है। तो अपने को पता है कि रक्त जो है वो अपने आप में क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर खालिस्तान आ जाएगा संयोजी ऊतक। 15 प्रश्न है, स्थिति में परिवर्तन एक खालिस्तान है, यानी अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अगर समय के साथ में होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसकी गति कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा गति। 16 प्रश्न है, किसी वस्तु का खालिस्तान प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है, यानी किसी भी वस्तु की वेग में परिवर्तन यदि समय के सापेक्ष होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर खालिस्तान में जाएगा त्वरण। 17वां प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ जो है वो एक बार अगर किसी अन्य अवस्था में चला जाता है तो पूर्ववर्ती अवस्था में वापस परिवर्तित नहीं होता है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। ओके स्टूडेंट्स। 18वां प्रश्न है, यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है और यदि उनका अनुपात अगर निश्चित होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में योग, यानी दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं लेकिन उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। 19वां प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। यानी शुष्क बर्फ जो है वो किसको कहा जाता है। तो ये शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसको अपन शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है, इसका क्या कारण है। तो लोहे की अलमारी, अब क्योंकि लोहा क्या है, एक धातु है और कमरे का तापमान क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसीलिए जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि लोहा क्या है, एक धातु होती है। और कक्ष का तापमान क्या होता है, कक्ष तापमान जो होता है, ये कक्ष तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है। तो यही कारण है कि जो लोहे की अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, बहुत पास में होते हैं। 21वां प्रश्न है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बंध बनाने में भाग लेते हैं, उनको अपन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 22वां प्रश्न है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो समपराशरी, सम मतलब समान, पराशरी मतलब परासरण दाब। तो ऐसे दो विलयन, इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ओके स्टूडेंट्स। 23वां क्वेश्चन है, वेग किसे कहते हैं। तो वेग जो होता है, वेग में क्या होता है कि इसकी एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चाल और वेग में मुख्य अंतर ये है कि भाई चाल के अंदर
दिशा नहीं होती है और वेग के अंदर दिशा होती है। ओके स्टूडेंट्स, 24वां क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखिए। यानी ये गुरुत्वीय त्वरण पूछ रहा है और गुरुत्वीय त्वरण को अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल जी से लिखते हैं। और इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो गुरुत्वीय त्वरण का वही मात्रक होता है जो त्वरण का होता है। 25वां प्रश्न है गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो गलनांक पे क्या होता है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ जो है वो गलना स्टार्ट हो जाता है, एक तरह से वो द्रव में परिवर्तित होने लग जाता है। ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होने लग जाता है। जैसे अपन बर्फ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कुछ समय के पश्चात जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होने लगता है उस तापमान को गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उसको अपन, है ना। 26वां प्रश्न है टिंचर आयोडीन में विलय कौन है। तो जो टिंचर आयोडीन होता है उसके अंदर ये भी एक प्रकार का क्या है, एक विलेन होता है। और इसके अंदर जो है वो विलेय पदार्थ कौन सा होता है, जो सबसे कम घुलता है वो विलेय पदार्थ हो जाएगा। 27वां प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। यानी हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रोटियम होता है जिसको अपन क्या कहते हैं 1H1 कहते हैं, प्रोटियम। एक होता है ड्यूटेरियम 1H2, एक होता है 1H3 जिसको अपन ट्राइट्रियम कहते हैं। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इन तीनों का देखो परमाणु क्रमांक सबका सेम है 1 1 1, लेकिन इनका परमाणु भार क्या है, एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। तो ये क्या है, तीनों आपस में हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। 28वां प्रश्न है समस्थानिकों के 3 उपयोग लिखिए। यानी जो समस्थानिक होते हैं उनके 3 यूज बताओ। तो अपन देख लेते हैं, पहला समस्थानिक है अपने पास में कोबाल्ट 60, जिसका यूज़ अपन किस में करते हैं, कैंसर की चिकित्सा में इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ अपन किस में करते हैं, कैंसर चिकित्सा में। दूसरा समस्थानिक है आयोडीन का समस्थानिक होता है। इस आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग अपन किस में करते हैं, गेंगा रोग के उपचार में, गेंगा रोग। और तीसरा इसमें अपन लिख सकते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम का समस्थानिक 92 यूरेनियम 235। अब ये जो यूरेनियम 235 होता है इसका यूज़ अपन कहाँ करते हैं, जो परमाणु रिएक्टर वगैरह होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ अपन करते हैं। अगला प्रश्न है 29वां, चाल व वेग में अंतर बताइए। तो चाल में क्या होता है, दिशा नहीं होती है, वेग में दिशा होती है। किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और वेग क्या होता है, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं इन दोनों मुख्य रूप से अंतर हो जाएंगे। 30वां प्रश्न है गति का तीसरा समीकरण लिखिए। तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये गति का तीसरा समीकरण होता है। 31वां प्रश्न है दाब किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, दाब क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। किसी भी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब को अपन P से लिखते हैं, P बराबर होता है F/A। F क्या होता है, फोर्स जिसको अपन बल कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अपॉन में क्या, एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जिसको अपन पास्कल के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये होता है दाब। 32वां प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है कि वो उसका जो द्रव्यमान है वो अपन किलोग्राम मापते हैं। और भार क्या होता है, भार एक प्रकार का बल होता है ना। तो भार तो एक प्रकार का बल है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, ये जो है उसके वजन को बताता है कि भाई वो उसका वजन कितना है। और द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो किलोग्राम होती है। और भार की इकाई क्या होती है, तो भार की वही इकाई होती है जो
बल की होती है जो कि न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। तो ये दोनों में मुख्य रूप से जो है वो अंतर होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करो। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अगर अपन कार्बन 12 के बराबर मान लेते हैं तो उसको अपन परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, जिसको अपन AMU से भी डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ओके स्टूडेंट्स। 34वां प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो HNO3 जो है इसके लिए अपन आणविक द्रव्यमान का परिकलन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास में जो परमाणु है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के यहाँ पर एक परमाणु है तो एक इंटू, अब हाइड्रोजन एक नंबर पे होता है, इसका परमाणु भार भी एक ही होता है, प्लस नाइट्रोजन के यहाँ पर एक है, एक परमाणु है, एक इंटू नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है तो इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 14, प्लस ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 परमाणु हैं, इंटू ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अपन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ लेंगे तो 1 प्लस 14 प्लस 48, अगर इन सबको अपन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 63U। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है, इस नाइट्रिक अम्ल के लिए आणविक द्रव्यमान होता है 63U होता है। 35वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम क्लोराइड व सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला अपने को लिखना है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला? इसका होता है AlCl3, ये होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। और नेक्स्ट पूछ रहा है सोडियम सल्फाइड का। तो सोडियम सल्फाइड का होता है Na2S, Na2S। ओके स्टूडेंट्स। छत्तीसवां प्रश्न है, बोर की अवधारणा लिखिए। यानी जो बोर का मॉडल है, बोर का जो परमाणु मॉडल है उसके कंसेप्ट क्या है। तो उसने 2-3 बातें कही थी। जो फर्स्ट उसका कंसेप्ट है, उसने ये कहा था कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी उसने परमाणु कैसे बताया था? गोलाकार बताया था। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर जो है वो क्या करता है? चक्कर लगाता है वृत्ताकार कक्षाओं में। दूसरी बात उसने ये कही थी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, जिसको इसने कक्षाएं कहा था, जिसको अपन ने फिर बाद में कोश भी कहा था, KLMN, है ना। ये बोर की अवधारणा हो जाएगी इसमें। 37वां प्रश्न है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता क्या होती है कि जब अपन किसी भी वस्तु को अपन क्या करते हैं? द्रव में डुबोते हैं। क्या करते हैं? द्रव के अंदर अपन क्या करते हैं? डुबोते हैं। तो उस वस्तु के ऊपर एक बल काम करता है, उसके ऊपर 2 बल काम करते हैं। एक तो जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की तरफ कार्य करता है, और एक जो उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर लगता है। तो उत्प्लावकता का अर्थ ये है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आती है। इसी गुण को अपन उत्प्लावकता कहते हैं। और ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स। 38वां प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर को समझाओ। तो वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और त्वरण को अपन A से लिखते हैं। तो A बराबर होता है V माइनस U अपॉन T। V क्या होता है? अंतिम वेग। U क्या होता है? आरंभिक वेग। तो V माइनस U अपॉन T, क्योंकि समय के साथ में वेग में परिवर्तन होता है, तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन V माइनस U अपॉन लिया गया समय। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो V माइनस U, वेग में से वेग को घटाएंगे वेग ही आएगा, और अपॉन में क्या है? T टाइम समय। तो मीटर पर सेकंड, तो वेग का हो जाएगा, और अपॉन में वापस सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझो। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो सीधा गैस में बदल जाता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा कपूर का जलना। कपूर का जलना, तो कपूर का जलना अपने आप में एक ऊर्ध्वपातन की घटना का उदाहरण है। 40वां प्रश्न है, मिश्रण व यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था।
तो मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं और यौगिक में भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं। मुख्य अंतर क्या होता है कि मिश्रण के अंदर तो क्या है, अनुपात जो है वो अनुपात निश्चित नहीं होता है, अनुपात क्या होता है, अनिश्चित होता है। और यौगिक में क्या होता है, अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर है। 41वां प्रश्न है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका का जो चित्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखना है। इस बार संभावना ये है कि जंतु कोशिका का पूछ लिया जाए, है ना। 42वां क्वेश्चन है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। कि जो न्यूरॉन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, ये दोनों एक ही है, तंत्रिका उत्तक कहो चाहे न्यूरॉन कहो, दोनों एक ही बात है ना। तो इसका डायग्राम जो है वो अपनी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, आप वहाँ से इसको समझ लीजिए। 43वां प्रश्न है, कोलाइड के गुणधर्म लिखिए। और कोलाइड क्या होता है, अपने आप में एक तरह से एक विलेन का काम करता है। और कोलाइड के जो विलेन के जो कण होते हैं उनको अपन अपनी नग्न आंखों से जो है वो नहीं देख सकते हैं। इसके अंदर एक घटना आती है जिसका नाम है टिंडल प्रभाव। इस बार जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो प्रकाश की जो किरणें फैलती हैं इस घटना को अपन टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो कोलाइड के गुणधर्म पूछ रहे हैं, तो कोलाइड के गुणधर्म जो यही है कि भाई कोलाइड जो एक प्रकार का विलेन होता है और इसके कणों को अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और कोलाइड जो है वो एक प्रकार के टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 44वां, जटिल स्थायी ऊतक की विस्तार से व्याख्या कीजिए, आवश्यक चित्र बनाओ। या फिर अथवा में दे रखा है, चित्रों की सहायता से संयोजी ऊतक की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो जटिल स्थायी ऊतक कौन कौन से होते हैं, जाइलम, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या होता है कि जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के द्वारा जो बनने वाली शर्कराएं होती हैं, जो बनने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो ये जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक माने जाते हैं और इन दोनों का कार्य जो है वो अलग अलग होता है। अगर आप ये नहीं करो तो इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, चित्रों की सहायता से संयोजी ऊतक की विस्तार से व्याख्या कीजिए। कि जो संयोजी ऊतक होते हैं जैसे रक्त हो गया, अस्थि हो गई, या इसके अलावा एक उपास्थि होती है जिसको अपन कार्टिलेज कहते हैं, ये अपने आप में क्या है, संयोजी ऊतक है। तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।